नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मित्रों, हमने कई सारी बातों पर डिस्कस किया हुआ है। हमने कई सारे फेज देख लिए हुए। 1857 से स्टार्ट किया हुआ था। 1819 के आगे हम लोग चल रहे हैं। हमने बात की हुई है इसमें असहयोग आंदोलन, इसका मूल्यांकन हमने देख लिया हुआ है। ठीक है। और इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ बात हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में, कैसे सब्सक्राइब करना है। तो जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो AMR10 कोड का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और आगे तमाम सारी मेरी यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी ऐप पे, लर्निंग ऐप पे। तो वहाँ से मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो ये फ्री क्लासेस हैं जो कि स्पेशल क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, वो मेरी क्लासेस होती रहती हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। मित्रों, ये अभी यहाँ पे ये क्लास जो है चलती है, सैटरडे टू मंडे टू सैटरडे चलती है। तो अभी और भी क्लासेस होंगी। और जो लोक प्रशासन जिनका है वो शाम को 6 बजे क्लास होती है, तो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ बातें हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में, कैसे सब्सक्राइब करना है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, जो कि मैंने कोड अपना बता रखा हुआ है कि अगर इससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे सारे जो आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें मिलता रहता है। डेली लाइव क्लासेस आपको तो मिलती रहती, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब नए और पुराने वीडियो सारे एक्सेस कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि इनके वीडियो मुझे चाहिए, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट और क्विजेज मिल जाते हैं। तो मेरे कोड के साथ में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मैं क्या क्या कराता हूँ अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पे लर्निंग ऐप पे आप देखेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से और मेरा नाम सर्च करेंगे। मेरा नाम अमित कपूर है, और जैसे सर्च करेंगे तो मेरी फ्री क्लासेस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। तो वहां से आप कर सकते हैं कई सारी। अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में अपियर हो चुका हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। शाम को 6 बजे क्लासेस होती है उसकी, और लगभग 60% से अधिक मैं जीएस कवर करता हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी_अमित कपूर, ये टेलीग्राम लिंक हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, इनके आप देखेंगे वीडियोस आपको मिलते हैं। 15,000 से अधिक आप पे देखेंगे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करें, तो मेरी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ में जो आप प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है। तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइकॉनिक ये हमेशा बेस्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे पर्सनल कोच दिया जाता है, जो कि आपको बताता है कैसे पढ़ना है, क्या ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, किस तरह का 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी कब पढ़नी है, वो सारा सब कुछ जो है। और डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी वही कराता है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको एक तैयारी जो है वो निखर के आती है। तो ये हमेशा से बेस्ट होता है। तो पर्सनल कोच की भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी तैयारी में होती है। तो ये बेस्ट है। अगर जब भी आपको सब्सक्राइब करना हो तो आइकॉनिक सब्सक्राइब करें। और मित्रों, इसका 31 जनवरी से जो है, अभी 31 जनवरी से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इस कोड के साथ में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पर्सनल कोच, पर्सनल गाइडेंस और वो पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, तमाम सारी चीज़ें होती रहती है। मित्रों, यहाँ पे आप लोग इस कोड के साथ में, जो कि AMR10 ऑप्शनल सब्जेक्ट, भी सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। लेकिन 1 साल से नीचे का सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि 1 साल से नीचे सब्सक्राइब करने में पूरा नहीं होता है कोर्स, तो छूट जाएगा। सब्जेक्ट में देखिए, एक प्लस को जोड़ के और जीएस आइकॉनिक को जोड़ के एक कॉम्बो बनाया गया है। इस कॉम्बो में आप देखेंगे 1 साल की फीस 88,705 है। 2 साल की फीस है, यहाँ पे देख लीजिए 3 साल का कोर्स यहाँ पे दिया गया है मित्रों। तो आप इसको कर सकते हैं। इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसमें भी
10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप AMR10 कोड यूज करेंगे तो इसमें देखिए प्लस भी दिया गया है, तो प्लस भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे बहुत कम में मिल रहा है, तो ये आप लोग इसको सब्सक्राइब करते चलें। एक खास बात मित्रों, ठीक है, वो खास बात क्या है, ये खास बात ये है कि अनअकैडमी समिट 2.0 अभी होने वाला है, जो कि अभी आज और ये कल भी है, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसको रजिस्टर करते चलेंगे और यहाँ पे आप देखिए ये टॉप जो स्पीकर्स हैं वो गाइड करेंगे आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं आप। यहाँ पे आप कह सकते हैं, सुनिए विचार किस तरह से ये तो कई सारे यहाँ पे देखिए पी चिदम्बरम साहब हैं, कपिल सिब्बल, कैलाश सत्यार्थी और दुर्गा शक्ति नागपाल जी, यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अशोक खेमका, हरभजन सिंह, अजीत, तमाम सारे यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स वो मिलेंगे, थिंकर्स तमाम तमाम सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीकर्स जो है लगभग 70 आइकॉनिक स्पीकर होंगे। दो यहाँ पे आपको दिन यहाँ पे चलेगा, जैसे आज और कल चलेगा, और लगभग 20 इसमें डिस्कशन होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मित्रों ये नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 1 फरवरी से है। 1 साल का बैच है, 2 साल का बैच है, तो इसमें इंग्लिश और बाइलिंगुअल में है, ठीक है। और कुछ ऐसे बैचेज है जिसको एक्सपर्ट बैचेज बोलते हैं, जो भी वो भी 1 तारीख से 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। जिनका एनसीईआरटी मान लो बेस जिनका जो है वो कमजोर है, जिनका बेस कमजोर है वो एनसीईआरटी कर सकते हैं। वीकेंड जो कि जॉब वाले हैं, ठीक है, जो कि जॉब वाले हैं तो वो वीकेंड यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, तो वो भी आप कर सकते हैं, अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम सारे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट होने वाले, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 6 फरवरी से ये वीकेंड वाला क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो जो जॉब वाले उनके सुविधा के लिए अनअकैडमी ने ऐसा प्रोवाइड कराया है। आइकॉनिक प्राइस मित्रों हाइक होने वाले हैं 31 जनवरी से, तो आप यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना अपग्रेड कर लीजिए खुद को, और आइकॉनिक जो है वो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपको दिक्कत रहेगी। स्पेशल क्लासेस में कराता रहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं मुझसे। मैंने कराना क्या क्या है, लोक प्रशासन में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ, पेपर फर्स्ट को पढ़ाऊंगा जो कराऊंगा पूरा, और पेपर सेकेंड भी मेरी तरफ से क्लियर कराया जाएगा, और पेपर फोर्थ भी आप देखेंगे एथिक्स के साथ में। वीकली करंट अफेयर भी यहाँ पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। रेफरल कोड के साथ में अगर आप यूज करेंगे इसको तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ में इतना सारा पोर्शन आपको मिल रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग बात कर रहे थे, हमने कई सारी चीज़ें बात की हुई थी, इस फेज में हम लोग थे, इसमें हमने बात की हुई थी जेम्स फोर्ड और 1919 से लेकर 39 के फेज में हम लोग हैं, और यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली हुई है। रॉलेट एक्ट, गांधी जी, चंपारण, जलियांवाला बाग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन हमने बात कर ली थी इसमें कि इसको जोड़ना चाहिए था कि नहीं जोड़ना चाहिए था खिलाफत को, या इसके हमने मूल्यांकन करने की बात की हुई थी। तो असहयोग आंदोलन का हमने गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन भी किया हुआ था, और सारे परिप्रेक्ष्य में हमने मूल्यांकन कर लिया हुआ था। बहुत अच्छी क्लास थी, उसमें हमने देख लिया था सारी चीजें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक खालीपन जो है वो आ जाता है जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, तो आप देखेंगे कि एक तरह से पूरा खालीपन आ जाता है यहाँ पे। स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी अब यहाँ पे कुछ गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये फेज ऐसा रहता है, इसको खिलाफत आंदोलन जो है वो जब स्थगित किया जाता है तो गांधी जी कहते हैं कि मैं हर प्रकार का दमन, या वो कहते हैं कि मैं हर प्रकार की प्रताड़ना या उत्पीड़न जो है वो सहन कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि अपनी मृत्यु वर्ण भी कर सकता हूँ, मतलब अपना शरीर त्याग सकता हूँ, लेकिन अगर आंदोलन हिंसक हो जाए तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखा हुआ था। एक छोटी सी घटना, चौरी चौरा गोरखपुर में हम देखेंगे कि लगभग 22 जो पुलिस कर्मियों को कहा तो जाता है कि जमींदार उन्हें ही उसमें आग लगाई हुई थी, लेकिन वो कुछ बातें हैं ऐसी, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि उसमें जमींदार नहीं थे, आंदोलनकारियों और जमींदारियों के बीच में जो है सॉरी पुलिस वालों के बीच में कुछ झड़प हुई थी। तो इसके बाद में कहा जाता है कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस शॉपिंग बंद करते हुए। तो वहाँ वो घटना हुई है, इसके बाद में गांधी जी ने उसको वापस ले लिया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की हुई थी, और इसके बाद में
गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद में उनको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि वो ब्रूमफील्ड की अदालत में उनको सज़ा सुनाई जाती है 6 साल की। और इसके बाद में एक खालीपन आ जाता है, ना तो कोई आप कह सकते हैं ना रचनात्मक कार्य करने के लिए कुछ बचता है, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने बताया हुआ था कि गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए, तो उस टाइम में हमने एक बात कही हुई थी कि जब भी कोई आंदोलन गांधी जी स्टार्ट करते थे तो वो नेतृत्व प्रधान नहीं होता था, कार्यक्रम प्रधान होता था। और कार्यक्रम प्रधान में कुछ ऐसी बातें हमने बताई थी कि कार्यक्रम प्रधान में अ, अगर नेतृत्व गिरफ्तार हो जाता है तो भी आंदोलन रुकता नहीं था, चलता रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूपरेखा तैयार करता है, जो व्यक्तित्व रूपरेखा तैयार करता है किसी आंदोलन की, अगर वही गिरफ्तार हो जाए तो कहीं ना कहीं एक टूट सी थोड़ी सी आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच में आंदोलन टूट जाता है। ठीक है, तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को हमने देख लिया हुआ था, बहुत अच्छे से समझा हुआ था। इसमें लगभग 3-4 क्लासेस हुई थी। उसके बाद में किस तरह से खालीपन आ जाता है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। एक नया यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास में, स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी। ठीक है, तो स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा विस्तार से इसको समझ लेंगे, और जब हम विस्तार से समझेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा इसमें कि कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को कि किस तरह से ये आंदोलन चला हुआ था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो हम लोग चलते हैं लास्ट में एकदम से। ठीक, ये हम डिस्कस कर लिए मित्रों, तो आप लोग बहुत परेशान नहीं। फिल्म्स का भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, असहयोग खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से। ये हमने जीएस का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हुआ है, तो ये आप लोग एक बार मेरा वीडियो पुराने देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शनल हिस्ट्री का हमने क्वेश्चन देख लिए थे तमाम सारे, और सारे हमने डिस्कस भी कर लिए हुए थे। मैं ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेट करते पूछे जाए, तो इस वजह से मैंने इसको दिया हुआ था। ठीक है, इस पे अभी हमने बात की हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आज हम लोग बात करेंगे स्वराज पार्टी एवं परिवर्तन विरोधी। ठीक है, तो एक खालीपन रहता है यहाँ पे। मार्च 22 में गांधी जी की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रवादी जो खेमा है, इस खेमे में थोड़ा सा बिखराव आने लगा और संगठन टूटने लगा, तथा जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का जो मनोबल था वो कमजोर होने लगा था। क्योंकि ओबियस सी बात है, पूरी तरह से हमने देखा हुआ था एक घटना ने किस तरह से गांधी जी की कई जगह आलोचना भी हुई, क्योंकि जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया हुआ था तो हमने बात की सी आर दास ने किस तरह से आलोचना की हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से आलोचना की हुई थी। हाँ, इसके बाद में हम बात करें, या कई सारे जो सरदार उनकी लाला लाजपत राय की मैं बात करूं, तो वो भी, मोतीलाल नेहरू की बात करूं, तो सारे के सारे जो है आलोचना करने लग गए थे गांधी जी की। तो यहाँ पे एक जुझारू राष्ट्रवाद जो था, वो कहीं ना कहीं जो इसको बल मिला हुआ था, एक बल गांधी जी के आने से वो फिर से उसी आप कह सकते हैं पुराने फेज में जाने लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बातें हम देखेंगे कि संगठन टूटने लगा और जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का जो है वो मनोबल यहाँ पे कमजोर पड़ने लगा। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेसियों के मध्य ये बहस छिड़ गई हुई थी कि भाई इस संक्रमण काल में कौन सा रास्ता वो अख्तियार किया जाए। जब स्वराज पार्टी, तो यहाँ पे हम लोग स्वराज पार्टी के गठन की बात करेंगे, इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खान, ये तीन जो है मुख्य नेता रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में भी कई सारी चीजें ये बहस छिड़ी कि भाई अब कर किया क्या जाए। तो बहुत से लोगों ने तो गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिया कि भाई गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने का विकल्प ढूंढ रहे थे कि गांधी जी की आलोचना तो काफी हो चुकी, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। जो उन्होंने अपना एक तरह से खाका तैयार किया हुआ था,
और सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि बारडोली में वो प्रस्ताव पारित करने वाले थे, और बारडोली में प्रस्ताव पारित करने से पहले एक घटना हो गई चौरी चौरा, तो वहां पे फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, और वहां पे फिर देखेंगे आपकी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कई सारे ऐसा नेता थे जो कहते थे कि भाई गांधी जी की आलोचना की जा रही थी, लेकिन कई सारे ऐसे नेता थे जो सोच रहे थे कि गांधी जी की आलोचना ना करते हुए इनके जो रचनात्मक कार्य है उनको लेके आगे बढ़ा जाए। और इसी में आप देखेंगे कई सारे नेताओं के बीच में ये बहस भी छिड़ी हुई थी कि हम जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ था 1919 के अधिनियम में बात कही गई थी कि अब चुनाव भी होंगे। तो 21 में फिर चुनाव, या आप कह सकते हैं कि होने वाला, सॉरी 22 में, सॉरी 23 में चुनाव होने वाले थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो चाहते थे कि आंदोलन को अब कोई ऐसा, मतलब कोई रास्ता बचा नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वो जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें और जीतें, और जब जीतें तो फिर वहां पे सरकार के काम में रुकावट डाली जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे नेता थे, और कुछ ऐसे नेता थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, हमें सिर्फ रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और गांधी जी जैसे ही छूटेंगे तो हम क्या एक नया आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। तो कई सारे नेता ऐसे मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्टियों का गठन किया गया है, जिसमें हमने देखा हुआ है कि एक स्वराज पार्टी है, और स्वराज पार्टी की जो नेतृत्व करता है, जो गठन करता है, जो 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 इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? एक में मोतीलाल नेहरू आप देखेंगे, ठीक है, एक सीआर दास है, और अजमल खान। तो ये तीन मुख्य नेता आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की हुई है। और इसमें किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक बार देख लेते हैं हम लोग। कहा जाता है कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व सीआर दास कर रहे थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान कर रहे थे। वो खेमा चाहता था कि जो अजमल खान और ये सीआर दास और मोतीलाल नेहरू वाला खेमा है, वो चाहता था कि भाई राष्ट्रवादी आंदोलनकारी वो विधान परिषदों, या कह सकते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद कर दे। अब ये चाह रहे थे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं वो विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दे, और उनका ये मानना था, जो कि राष्ट्रवादी हैं, अभी हम लोग देखेंगे स्वराजवादी जो है, जो स्वराजवादी, इनको हम लोग और भी देखेंगे किस नाम से जाना जाता है। तो वो चाहते कि भाई जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं वो विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दें, और उनका विचार था कि असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे, और सरकारी मशीनरी के कार्यों में क्या है, रुकावट डालेंगे। तो ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। होता नहीं कि काम रोको प्रस्ताव वाला हिसाब रहेगा इनका। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दे, और हम उसमें जो है व्यवस्थापिका सभाओं में जो चुनाव भी होने वाले हैं उन सभाओं में भाग लें, और जब भाग लेकर हम जीतेंगे उसमें, तो सरकारी प्रस्ताव का हम वहां पे जाके विरोध करेंगे, सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। और उनका ये तर्क था कि भाई ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनका तर्क था ये कि यह युक्ति जो है, जो युक्ति हम अपना रहे हैं कि मशीनरी में अंदर जाके रुकावट डाले, जाके व्यवस्थापिका सभाओं में अंदर जाके सरकार के अंदर घुस के जो है वहां पे रुकावट डाले, तो उन्होंने एक इस युक्ति का तर्क दे दिया कि इससे क्या हमें लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे जो एक तबका है, एक खेमा है, जो कि परिषदों का बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं है, वो कहता है इस युक्ति से असहयोग कानून का परित्याग नहीं, अपितु क्या है, उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। अब वो कहते हैं कि कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। उनका मानना है, कहते हैं कि यह संघर्ष का एक नया मोर्चा सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उनका उद्देश्य क्या होगा, उनका उद्देश्य जो है वो विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना। तो वो इसी वजह से यहाँ पे व्यवस्थापिका सभाओं में क्या करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं। उनका मतलब ये है कि हम जो है असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं, अपितु क्या है, उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है, और इससे एक नया मोर्चा, ये एक नया मोर्चा खुलेगा। इसमें इसका उद्देश्य ये रहेगा कि विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ा जाए या इनको समाप्त कर दिया जाए। और वे लोग, तो ये एक तबका है जो इस ये व्यवस्थापिका सभाओं में जाने की बात कर रहा है।
तो ये एक अलग तबका है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें ही क्या कहा गया? स्वराजवादियों, परिवर्तन समर्थक के नाम से यहाँ पे जाना। तो ये जो बातें हुई हैं, ये जो बातें अभी हमने बताई हुई हैं आपकी कि असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं, मशीनरी में जाके व्यवस्थापिका सभाओं में भाग लेते हुए चुनाव जीता जाए, फिर विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ा जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो तबका है, ये इसका मतलब विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहा है, और जो वकालत करने वाला है इसी को परिवर्तन समर्थक या स्वराजी परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप देखेंगे 3 हमने जो नेता बताए हुए आपको, मुख्य नेता कौन से हैं? मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे CR दास हैं और अजमल खान। तो ये 3 नेता जो हैं ऐसे, या और भी कई सारे नेता थे जो ऐसा चाहते थे कि हम जो है विधान परिषदों में क्या करें? प्रवेश करें, ठीक है। इसमें CR दास है। अब ये जो परिवर्तन विरोधी या सॉरी परिवर्तन समर्थक जो है, इसमें आप देखेंगे CR दास जो पार्टी का गठन किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इस स्वराज पार्टी में इसको और क्या बोला जाता है जी? इसको और क्या बोला जाता है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। तो इसको और ध्यान रख लेंगे आप लोग, क्या बोला जाता है? कांग्रेस खिलाफत, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो इसकी स्थापना हुई। अब इस पार्टी में आप देखेंगे कि जो CR दास हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव बनते हैं। तो इसको चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्या है? सचिव बनते हैं। और CR दास जो है वो क्या बनते हैं? यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे हैं, मतलब प्रवेश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक खेमा और है, यहाँ पे एक खेमा और है जिसको बोला गया है परिवर्तन विरोधी। तो वो खेमा जो प्रवेश चाहता है उसको क्या है? परिवर्तन समर्थक, स्वराजी। और एक खेमा जो है जो प्रवेश नहीं चाहता है विधान परिषदों में, वो क्या है? परिवर्तन विरोधी कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो किस तरह से उन्होंने बोला, जबकि परिवर्तन विरोधी, जबकि वो लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं है तथा स्वराजियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया, ठीक है जी। उनको क्या बोला गया है? परिवर्तन विरोधी कहा गया। और इस विचारधारा के समर्थकों में आप देखेंगे कई सारे यहाँ पे हैं। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और MA अंसारी, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं? ये परिवर्तन विरोधी, मतलब ये विधान परिषदों में प्रवेश नहीं चाहते हैं, पक्षधर नहीं है। और परिवर्तन विरोधियों ने विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध किया, और उनका तर्क था, क्या तर्क दे रहे हैं एक बार देखिए। कहते हैं कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। अब क्या है? क्योंकि इनको डर है, इनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर हमने सरकार का साथ दिया, या सरकार, आप कह सकते हैं कि अगर इनको इनको ये डर है कि अगर हमने सरकार में जाकर काम किया तो हो सकता है कि मैं भी, ये लोग भी उसी ढर्रे पे काम करना लग जाए, और जो हमारा आंदोलन छिड़ा हुआ है वो क्या है? बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए। तो इसी वजह से ये क्या है? परिवर्तन विरोधी है, मतलब विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। और इनका मानना क्या है? लिखा हुआ है, तर्क दिया उन्होंने कि कार्यों में, संसदीय कार्यों में अगर संलग्न हो गए तो ये कैसा है? सरकार, ब्रिटिश सरकार या साम्राज्य जैसा ही इनकी विचारधारा हो जाएगी। और पूरा का पूरा आंदोलन जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इससे रचनात्मक कार्यों में भी दिक्कत आएगी, और यहाँ पे आंदोलन भी कैसा? धीमा पड़ जाएगा, हो सकता है आंदोलन में खत्म करना पड़ जाए। तो यहाँ पे वो बात कहते हैं साफ साफ, क्या है? कार्यों को संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों पर उपेक्षा हो जाएगी। तो ये परिवर्तन विरोधी है, जो कि विधान परिषद में जाने के पक्षधर नहीं। तो वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और अंधारी जैसे यहाँ पे प्रमुख नेता जो है वो ऐसा कहते हैं। एक मुद्दा समझेंगे यहाँ पे, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, और यहाँ पे किस तरह से ये कुछ चीजें यहाँ पे हुई, एक बार देख लेते हैं। तो जब 1922 में गया में अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम
से संबद्ध एक प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वो समाप्त हो जाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ, जो उन्होंने मुद्दे यहाँ पे 1922 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन गया में उठाए हुए थे कि मैं तो देखो यहाँ पे विधान परिषदों में शामिल होने वाला, ठीक है, मैं विधान परिषदों में शामिल होने वाला, और उन्होंने तर्क दिया हुआ था कि अगर हम शामिल हो जाएंगे तो इससे आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सरकार के अंदर मशीनरी में जाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, इसको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे या फिर समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जो कि हमने बताया था, परिवर्तन विरोधी जो था, जो कि परिवर्तन नहीं चाहता था, मतलब जो विधान परिषदों में जाने के खिलाफ था कि आप उसमें मत जाइए, जो खिलाफ में था, उसमें वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इसका तीव्र विरोध किया और यह प्रस्ताव नामंजूर हो गया। जब 1922 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सीआर दास जो हैं वो यहाँ पे गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या है यहाँ पे महामंत्री थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या है यहाँ पे महामंत्री हैं। तो जब ये यहाँ पे, या आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये यहाँ पे महामंत्री थे, तो ये इनके ही अध्यक्षता में आप देखेंगे, सीआर दास की अध्यक्षता 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। और जब इसका तीव्र विरोध हुआ तो इन्होंने बाद में, अब देखेंगे, कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है, कांग्रेस छोड़ दिया, अपनी स्वराज पार्टी का गठन किया और इन्होंने चुनाव लड़े, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे गतिविधियां देखने को मिलेगी कि 1922 में ये तमाम सारी बातें हो रही हैं और इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। तो आप लोगों को कुछ कुछ चीजें याद रखनी है कि परिवर्तन विरोधी कौन है, ठीक है, परिवर्तन विरोधी कौन है और परिवर्तन समर्थक कौन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल है और यहाँ पे इसमें कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो ये इसमें, और इनके वक्तव्य क्या है, किस तरह से वो चाहते हैं और ये किस तरह से प्रवेश चाहते हैं और ये किस तरह से इसका विरोध करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही। तो और इनकी देख लेना यहाँ पे कि सीआर दास जो है वो क्या है, गया अधिवेशन में क्या है, वो अध्यक्ष बने हुए और मोतीलाल नेहरू यहाँ पे महामंत्री बने हुए। तो जैसे इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम तो देखो उसमें प्रवेश करेंगे, तो वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास, सॉरी श्री राजगोपालचारी और अंसारी साहब और राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बोलबाला था और प्रस्ताव नामंजूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो गांधी समर्थक थे वो काफी मात्रा में थे, काफी ज्यादा संख्या में थे। और गांधी समर्थक क्या कह रहे थे कि ये विधानसभाओं में प्रवेश नहीं चाहते थे। तो जब प्रस्ताव सीआर दास और मोतीलाल नेहरू रखा ऐसा गया अधिवेशन में 1922 में, तो ये बिल्कुल तरह से नामंजूर कर दिया गया और ये कहा गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या है, गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते पे चलना है और इसको क्या करना, रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना। तो 1922 के अधिवेशन में इस तरह की बात हुई। तो वहां पे आप देखेंगे कि सीआर दास और यहाँ पे आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है, कांग्रेस छोड़ दी। और कांग्रेस छोड़ते हुए आप देखेंगे इसके बाद में इन्होंने क्या किया हुआ था, वही स्वराज पार्टी, स्वराज परिवर्तन समर्थक, परिवर्तन समर्थक, इस पार्टी का गठन किया हुआ था। और हमने ये देख लिया था सीआर दास उसमें क्या थे, सीआर दास जो है वो यहाँ पे हमने देखा हुआ है, सीआर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव पद में थे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे बात आएगी। अब कुछ तर्क यहाँ पे दिए गए हैं, उसको अभी हम लोग कर लेते हैं एक बार कि तर्क क्या क्या दिए गए। तो स्वराजियों के तर्क थे जो कि प्रवेश चाहते थे, एक बार समझ लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। स्वराजियों का यह तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति जो है अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु होगा क्या है, इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा और इससे संघर्ष के जो नए द्वार खुलेंगे। तो वो इस तरह का मानते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस तर्क की बात करते हैं यहाँ पे स्वराजवादी, जो कि परिवर्तन समर्थक है, जो कि प्रवेश चाहते हैं विधानसभाओं में, विधान परिषदों में। तो वो चाहते हैं कि भाई इससे आंदोलन को कोई क्षति तो होगी नहीं, आंदोलन की प्रगति और होगी नहीं,
इससे और इसको बल मिलेगा, आंदोलन और प्रभावी होगा और इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। और उनका मानना था कि कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी अगर आप मान लो बहिष्कार भी कर देते हैं विधान परिषदों का, तो हम नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ेगा आके। और सोचो अगर दूसरा लड़ा आके, अब अगर दूसरा लड़ा आके तो पता चले कि जीत जाए और वो सरकार का समर्थन करने लग जाए, और अगर कोई यहाँ पे कोई अवैध कानून भी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो उसको वैध कर बनाने लग जाए। तो यहाँ पे स्वराजवादियों का तर्क ये है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदें तो अस्तित्व में बनी रहेंगी और चुनाव में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लेंगे। बड़े पैमाने पर भाग लेंगे और इससे क्या है, इससे जनता पर कांग्रेस का जो है प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर क्या गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे जो कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे और ये सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने का भी समर्थन करेंगे। तो यहाँ पे एक तर्क तो ठीक लग रहा है स्वराजवादियों का कि भाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ेगा आके। कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, इसके बावजूद भी विधान परिषदें अस्तित्व में रहेंगी। चुनाव में कुछ संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग लेंगे ही लेंगे, इससे अच्छा हम ही ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम मशीनरी में अंदर जाके कम से कम इतना तो करेंगे ही करेंगे कि भाई अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे और सरकार के द्वारा जो अवैध कानून है उसको हम लोग और जो है उसका बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग तो ऐसा कम से कम कर ही सकते हैं। मान लो कांग्रेस का कोई मतलब कांग्रेस के बाहरी व्यक्ति कोई अगर मान लो जीत गया तो वो क्या करेगा, वो तो फिर कांग्रेस का प्रभाव इससे कम होने लग जाएगा। कम से कम हम यहाँ पे अगर लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का प्रभाव बना रहेगा और हम अवैध कानून को वैध करने का समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पे तर्क थोड़ा सा ठीक लग रहा है, यहाँ पे उनका तर्क ठीक लग रहा है। तो वो ऐसा मानते हैं, उनका तर्क ये है कि कांग्रेस कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे और सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने का समर्थन करेंगे। अगले पॉइंट में देखो, कहते कि विधान परिषदों में प्रवेश का उनका जो मुख्य लक्ष्य था, जो मुख्य लक्ष्य है, इसे राजनीतिक संघर्ष हेतु क्या करना, मंच के रूप में इस्तेमाल करना था। और ऐसा उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते। ठीक है, तो बोलते नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि हम उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयोग करें। हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई ऐसा अवैध कानून वो पारित ना हो जाए, कांग्रेस कमजोर ना पड़े, हम ये सारी चीजें चाहते हैं और हम अंदर जाके विधान परिषदों में जाके क्या है, सरकार का विरोध करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने तर्क के रूप में दी। अब यहाँ पे हम परिवर्तन विरोधियों का तर्क देखते हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि सभी कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य अपेक्षित होंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ऐसे अगर हमने करेंगे तो क्या है, संसदीय कार्य जो है उपेक्षित हो जाएंगे और ऐसी उपेक्षा से होगा क्या, संघर्षरत जो व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाएगी। तो इनका भी मानना सही है कि अगर हमने मान लो संसदीय कार्य में सहभागिता कर ली तो रचनात्मक कार्य वो धूमिल पड़ जाएंगे, उपेक्षित हो जाएंगे। जिस तरह से हमें आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए वो आगे आंदोलन बढ़ नहीं पाएगा और जो संघर्ष व्यक्ति हैं उनका मोरल डाउन हो जाएगा। हो सकता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार में चले जाए, हो सकता है वो ओछी राजनीति करने लग जाए, गलत राजनीति करने लग जाए। तो इनका भी परिवर्तन विरोधियों का भी एक तर्क सही है। और परिवर्तन विरोधी में कौन कौन है, हमने बताया हुआ था, वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद में अंसारी साहब है यहाँ पे। ठीक है, अंसारी साहब है, सी राजगोपालचारी है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो परिवर्तन विरोधियों का तर्क यहाँ पे अपना प्रस्तुत करते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो रचनात्मक कार्य जो है वो उपेक्षित हो जाएंगे, लोग भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो हो सकते हैं ऐसा हो जाए। विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में क्या, कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे और धीरे धीरे क्या है, उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। तो एक डर जो है वो परिवर्तन विरोधियों का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक तो मान लो रचनात्मक कार्य भी उपेक्षित हो जाएंगे, दूसरा लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, हो सकता है राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाएगा और विधायक जो है हो सकता है वो कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ दे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम वहां पे जाके विरोध करें, जाके जो स्वराजी बोल रहे थे, तर्क दे रहे हैं कि हम विधान परिषदों में जाके अंदर जो है वहां पे विरोध करें जाके सरकार का।
लेकिन पता लगे मन डोल जाए, आप विधान परिषदों में एक विधायक के रूप में हैं और एक आपको बढ़िया सा वहां पे सारी चीजें फैसिलिटी मिल रही है और तो आप प्रतिरोध करना ही छोड़ दें, तो प्रतिरोध की राजनीति हो सकता है छोड़ दें और धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाए। तो इससे क्या है, आंदोलन फीका पड़ जाएगा, हमें आजादी मिल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे परिवर्तन विरोधियों का तर्क सही है। एक और पॉइंट कहते हैं, विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो ये भी सारी बातें उनकी सही लग रही है और जो स्वराजवादी दे रहे हैं तर्क वो भी बातें सही लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब दोनों बातें अपनी अपनी सही कह रहे हैं तो यहाँ पे एक तरह से टकराव की स्थिति जो 1907 में हमने देखी हुई थी कि टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो तो उसके लिए क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो बातें सारी सही लग रही हैं। परिवर्तन विरोधी भी कह रहे हैं कि हम अब रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है, हम परिषदों के बाहर ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों पक्षों के मध्य समझौता क्या है, दोनों पक्षों के मध्य जो है यहाँ पे एक समझौता होता है। अब इस समझौते को ध्यान में रखना क्योंकि भाई ये जब समझौता हुआ है यहाँ पे तो हमने देख लिया किस तरह विचारों में तीव्र मतभेद है क्योंकि दोनों के तर्क बिल्कुल सही लग रहे हैं और दोनों के उसमें जो है वो टकराव की स्थिति भी है। तो विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पक्ष ये चाह रहे थे कि भाई 1907 में जिस तरह से सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ है ये नौबत ना आने पाए, ये नौबत जो है ना आने पाए। तो इस नौबत से बचने के लिए मित्रों क्या हुआ था, दोनों पक्ष पर समझौता हुआ था और यहाँ पे दोनों पक्ष जो है वो गांधी जी से संपर्क में भी थे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जो कि 1907 के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी क्योंकि दो धड़ में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक तो नरंडल एक करंडल। बड़ी मुश्किल से जो है 1916 में ये लखनऊ में इसका जो है वो तरह से कह सकते हैं साथ में आए थे दूसरे साथ में, ठीक है। तो दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। तो यहाँ पे 1907 जैसी कोई विभाजनकारी किसी तरह की कोई अशुभ घटना से बचना चाहते तो दोनों पक्ष कैसे थे, वो गांधी जी के संपर्क में थे और उस समय गांधी जी क्या थे, जेल में थे। तो उन्होंने ये भी महसूस किया था सरकार को सुधारों के लिए विवश करने से आपसी एकता आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका मानना था कि भाई देखो गांधी जी यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं पहले तो मना कर रहे थे लेकिन संपर्क दोनों बनाए हुए थे, दोनों पक्ष स्वराजी और परिवर्तन विरोधी। तो गांधी जी जब भी ऐसी कोई अप्रिय घटना से बचने के लिए क्या करते थे, दोनों पक्ष गांधी जी से मिलते थे जाके और गांधी जी का मानना था कि देखो अगर हमें आंदोलन आगे बढ़ाना है तो करना क्या है, आपसी एकता, ठीक है, वो आपसी एकता बनाए रखना है। तो गांधी जी ने फिर इसके बारे में बात की, क्या किया देखो एक बार कहते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों के मत समझौता हुआ। पता होते हुए क्या हुआ कि चुनाव लड़ने की जो है वो अनुमति दे दी गई कि ठीक है आप चुनाव लड़िए जाके। तो ये घटना को बचने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव लड़ने की यहाँ पे बात कही गई और इन्होंने बात मान ली। कौन है ये, स्वराज, स्वराज। ठीक है, परिवर्तन समर्थक क्या है, इनको क्या किया गया, चुनाव लड़ने की वो अनुमति दी गई। अब स्वराजियों ने भी क्या किया, केवल एक शर्त, वो क्या थी, विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, ये वाली मतलब कि भाग नहीं लेंगे ऐसा उन्होंने नहीं माना क्योंकि भाई चुनाव लड़ेंगे वो। तो एक शर्त जो थी कि हम विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के संपर्क में है दोनों पक्ष, समझौता हो गया कि ठीक है। और स्वराजियों ने भी क्या किया हुआ, स्वराजियों ने ये बात इस शर्त को छोड़कर कि हम विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, इस शर्त को उन्होंने छोड़कर बाकी क्या किया, कांग्रेस जितने भी कार्यक्रम थे सारे स्वीकार कर लिए। और यहां पे आप देखेंगे नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए।
ठीक है। स्वराजियों ने काफी ज्यादा यहाँ पे देखेंगे आप देखेंगे कि स्वराजियों ने चुनाव जीता यहाँ पे। ठीक है, स्वराजियों ने क्या किया, चुनाव जीता यहाँ पे। स्वराजियों ने तो ये चुनाव लड़े यहाँ पे। डेट याद रखेंगे कब चुनाव हुए, डेट याद रखेंगे कब चुनाव हुए, क्योंकि पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में हो सकता है पूछे आपसे। नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका एवं विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद में स्वराज्यों का चुनाव घोषणा पत्र एक बार देख लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या घोषणा पत्र था। उसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, बस ऊपर ऊपर है थोड़ा सा। अक्टूबर 1923 में घोषित अपने घोषणा पत्र में स्वराजियों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। भारत पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका उन्होंने कहा था, उसका मुख्य लक्ष्य है भारत के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है, सॉरी इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति वगैरह वगैरह तमाम सारे थे। स्वराजी और शोषण स्वराजी एवं स्वशासन की राष्ट्रवादियों की मांग को परिषदों में उठाएंगे, तमाम सारी चीजें उन्होंने कही हुई थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और प्रशासन में भागीदारी की बात करेंगे, या जो हमारा धन निर्गमन है वो बाहर जा रहा उसका मुद्दा उठाएंगे। तो तमाम सारी ऐसे उन्होंने स्वराजियों का जो है अपना घोषणा पत्र था। लेकिन यहाँ पे एक बात में हम समझ लेंगे, वो कोई बहुत जरूरी बात नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक बार में ही समझ लेंगे कि अक्टूबर 1923 में घोषित अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्वराजियों में स्वराजवादियों ने, जो स्वराजी थे परिवर्तन समर्थक, उन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख जो है वो मुद्दा बनाया था। तो वो किस तरह से विरोध कर सकते थे, वो सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं। गांधी जी की प्रक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लो। गांधी जी की क्या प्रक्रिया थी, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है। गांधी जी विधान परिषदों का कहते हैं कि प्रारंभ जो है, प्रारंभ में जब शुरू में ही गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उनकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। प्रारंभ में विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचने के ये विरोधी थे। लेकिन फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के कारण हमने देखा हुआ था कि उनको 22 में, लगभग फरवरी 22 में 8 या 9 फरवरी को उनको जो है गिरफ्तार किया, 7 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता था। 1922 में गिरफ्तार किया गया था, और फरवरी 1924 में उनकी स्वास्थ्य की खराबी के कारण जो है, या आप कह सकते हैं स्वास्थ्य खराब भी था और इनका अच्छा चाल चलन भी था, तो इस आधार पर इनकी जेल से रिहाई कर दी गई, और धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्यों के साथ अपना एकता स्थापित करना शुरू कर दी। तो 6 साल की सजा मिली हुई थी, लेकिन जल्दी छोड़ दिया गया, 2 साल में ही छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे गांधी जी की प्रक्रिया थी कि भाई शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आप लोग क्या करें, विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, विधान परिषदों में का सदस्य नहीं बनना चाहिए, अगर बन भी गए हो तो उसकी कार्रवाई में फिर बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो आप इसको प्रतिक्रिया के रूप में हमेशा जो है वो, अगर पीटी में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने शुरू में क्या किया हुआ था, ऐसे पूछेगा आपसे, तो शुरू में क्या उन्होंने मना कर दिया, क्या किया है इसमें विधान परिषदों का सदस्य बनने या उनके बाधा पहुंचाने की नीति का इन्होंने विरोध किया हुआ था। ठीक है, तो वो विरोधी थे शुरू में। नवंबर 1923 में संपन्न हुए चुनाव में स्वराजवादियों को उल्लेखनीय यहाँ पे सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 जो निर्धारित सीटें थी, उन 42 पे इसमें देखेंगे स्वराजियों ने क्या सफलता पाई। ठीक है, स्वराजियों ने क्या हुआ, सफलता पाई। और मध्य प्रांत, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश इसमें बोलते हैं वर्तमान का, मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला, और बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, और उत्तर प्रदेश तथा बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं सफलता मिली। 101 सीटों में 42 पे सफलता, जिसमें आप लोग ध्यान रखेंगे इस पे, जो हमने लाल से कर रखा हुआ है कि मध्य प्रांत में, जहां पे आप देखेंगे इसमें जो कि अभी आधुनिक मध्य प्रदेश से स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हुए थे, और उत्तर प्रदेश तथा बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। ठीक है, तो इस तरह से ये चुनाव गठित हुए इनके लिए। अब बात करते हैं कि
स्वराज जो विधानमंडल है, विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियां क्या थी, एक बार देख लेते, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला पॉइंट, 1924 के अंत तक स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। कई सारी जगह आप देख रहे थे नाटकीय तौर पे दंगे हो रहे थे, आ, उपद्रव हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है स्वराज्यों की स्थिति कमजोर होती चली गई। 16 जून 1950 को सीआर दास की मृत्यु से उन्हें और गहरा आघात लगा। कि तो फिर इसमें और भी कुछ चीजें दिक्कत हुई। स्वराज्यों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक जैसे कुछ नेता, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी, एनसी केलकर ने सरकार के साथ क्या है समर्थन तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखना कि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मौलवी, केलकर जो है वो सरकार के साथ समर्थन कर रहे थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हितों को साधने की कोशिश कर रहे थे, रक्षा की बात कर रहे थे। और इसके लिए सत्ता में वो यथासंभव भागीदारी की वकालत कर रहे थे कि जो भी हो आप लोग भागीदारी निभाएं उसमें, ठीक है। तो स्वराज्यों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक थे कि भाई जो हमें शक्तियां मिली है उसी के साथ में हमें क्या उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ गतिविधियां हैं। और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। कुछ दिन बाद हुआ क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम सारी चीजें हुई थी। मदन मोहन मौलवी को हिंदू या मांसाहारी का विरोधी बताया गया, हिंदू विरोधी तमाम अवधारणाएं चली। तो लाला लाजपत राय जो है और मदन मोहन मौलवी को यहाँ पे पार्टी छोड़नी पड़ी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और कई सारे यहाँ पे आरोप लगाए गए हुए थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मौलवी जी पे कई सारे आरोप लगाए गए थे यहाँ पे, उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी हुई थी, ठीक है। और पार्टी के जो मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की तथा मार्च 1926 में विधानमंडलों में भाग न लेने का फैसला कर लिया। तो ये एक जो खेमा है जो आप कह सकते हैं स्वराज पार्टी में, ठीक है, स्वराज पार्टी में जो खेमा है, जैसे कि लाला लाजपत राय जैसे मदन मोहन मौलवी जो है वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं कि इन पे वो एक तरह से आरोप लगाया जाता है। आरोप क्या लगाया जाता है, इनमें हमने आपको बता दिया कि वो मांसाहारी और हिंदू विरोधी अवधारणाएं ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो यहाँ पे मदन मोहन मौलवी और लाला लाजपत राय तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। और पार्टी के जो ये मुख्य नेतृत्व के लोग हैं वो सविनय अवज्ञा कानून के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और 1926 में विधानमंडलों में भाग न लेने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, दूसरी ओर कुछ ऐसे हैं जो स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे में थे। तो वो क्या करते हैं, नवंबर 1926 के चुनाव का समर्थन करते हैं और इससे भाग लेने का फैसला करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो जो मुख्य मुख्य लोग हैं वो तो आ जाते हैं यहाँ पे कि बोलते हैं कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक आधारशिला तैयार करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं वो चुनाव का समर्थन करते हैं, उसमें भाग लेने का फैसला कर लिया और फिर इसके बाद में आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो भी वापस लौट आते हैं। अब सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो मुख्य नेता थे वो तो चले आए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग जो दूसरे खेमे में थे उनको सफलता नहीं मिली। जो सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भी क्या फिर इसके बाद में ये चुनाव को नकार दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो भी वापस आ गए। तो 1930 के लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आप देखेंगे 1930 से 34 के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया और ये भी वापस आ गए। तो एक तो खेमा पहले ही आ गया था 1926, और एक खेमा कांग्रेस जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1930 पे तो ये वापस आ गए। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया और ये भी क्या है कांग्रेस के साथ में आ गए। अब क्या है सारे साथ में ही आ गए, ठीक है, अब साथ में सारे आ गए। तो एक तरह से आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन मेन है। अगर आपसे पूछेगी कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस फिर से एकजुट हुई थी, तो ये लाहौर अधिवेशन है। उस टाइम दोबारा से एकजुट हुए थे क्योंकि एक खेमा अभी भी जो स्वराज पार्टी का एक खेमा था 1926 के चुनाव का समर्थन कर रहा था, उसमें भाग भी लिया हुआ था। तो एक खेमा पहले आ गया था, एक खेमा बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे कांग्रेस एकजुट है। स्वराजियों की जहाँ यहाँ पे उपलब्धियां क्या क्या है एक बार देख लेते हैं मित्रों, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। तमाम से ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कुछ अगर पूछेगा तो इसलिए पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बहुत यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। नंबर एक, यहाँ पे बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध यहाँ पे मतदान करना और जैसे कि स्थगन प्रस्ताव पारित करना, तमाम सारे यहाँ पे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर देना, ऐसा आपको ये असहयोग करना।
तो बजट संबंधित मांगों पर सरकार के विरुद्ध मतदान करना, ठीक है, सरकार के विरुद्ध क्या है, मतदान करना। स्थगन प्रस्ताव पारित करना, स्वशासन तथा नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगिकरण के समर्थन में उन्हें सशक्त भाषण दिए, तमाम सारे ऐसी चीजें। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, ये ध्यान रखना, पीडी पूछा जाता है, किसी भी उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। विट्ठल भाई पटेल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहले जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय विधान परिषद के, आप कह सकते हैं अध्यक्ष जो हैं वो सबसे पहले कौन से हैं, वो विट्ठल भाई पटेल है, जो कि 1925 में बने हुए थे, ठीक है। और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इन्होंने क्या, इसके खिलाफ वोटिंग की हुई थी, इन्होंने क्या किया हुआ था, इसके खिलाफ वोटिंग की हुई थी, जो कि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय। और इसमें हुआ क्या था जी, सरकार जो थी वो अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निवासित कर सकती है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो सार्वजनिक सुरक्षा बिल, इसको डेट याद रखेंगे कब इसको पारित किया गया। ये जरूरी नहीं कि वो उसको स्वराज्यों के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, मतलब इसकी पराजय, लेकिन ये ध्यान रखें कि कब इसका पारित किया गया, इसका क्यों इसको पारित किया गया। तो ये सरकार अवांछित एवं विध्वंसकारी चरित्र वाले जितने भी विदेशी थे उनको देश से निर्वासित करने के लिए ये पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया हुआ था, ठीक है। तो ये कारण था यहाँ पे, ये उपलब्धि थी यहाँ पे कह सकते हैं। और है स्वराजवादियों की कुछ कमजोरियां भी देख लो, जो स्वराजी है, स्वराजियों की कमजोरियां क्या क्या है एक बार देख लो फटाफट। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, विधानमंडलों के भीतर अपने जुझारू तथा संघर्ष एवं विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य क्या है, वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। तो तमाम सारी छपी छपाई जो न्यूज होती थी उस पर विश्वास कर लेते थे। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे विधानमंडल के भीतर अपने जुझारू संघर्ष और विधानमंडल के बाहर वो राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय नहीं स्थापित कर पाया, क्योंकि तमाम सारे जो न्यूज़पेपर थे उसमें खबरें उल्टी थी छपती थी, उसके आधार पर वो अपना जुझारूपन अपनाते थे, बाहर देखते नहीं थे। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, इसके वजह से यहाँ पे कुछ कमजोरियां थी। तो अब दूसरा है व्यवधान, व्यवधानवादी, यहाँ पे इसको आप लोग ऐसा कर लेंगे, व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। आप कितना व्यवधान उत्पन्न करोगे, क्योंकि भाई एक सरकार ऐसी है जिसका पूरा पावर है और एक आप है जो कि चुन के हुए आए हुए, और जिसमें आप देखेंगे पहली बार चुने हुए, तो आपको कोई इसका, आप कह सकते हैं कोई इसका अनुभव भी नहीं, आप कितना व्यवधान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जबकि एक ब्रिटिश साम्राज्य, एक साम्राज्यवादी नीतियों में आप कितना व्यवधान कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक सीमाएं होती हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तीसरा एक और इसमें सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सहयोगी घटक है इनका भी हमेशा इनको साथ नहीं मिल रहा है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि विधान मंडलों की शक्तियां एवं विशेषाधिकारों का इन्होंने पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे थे। पूर्ण प्रयोग इसको नहीं कर पाए, सही से इसका ये कह सकते हो सही से प्रयोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो विधानमंडलों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए, तो ये सारी कमजोरियां यहाँ पे। दूसरा एक और है यहाँ पे कि इन्होंने जमींदारों का समर्थन किया हुआ था, ठीक है, जमींदारों का यहाँ पे समर्थन किया हुआ था। काश्तकार नाराज हो गए जिसकी वजह से जमींदारों का समर्थन किया हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे काश्तकार नाराज हो गए। इसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे, तो इसमें मुसलमानों का सहयोग नहीं मिला, ठीक है। तो ये एक मुद्दा था इनकी, ये भी कमजोरी थी। दूसरा इसमें देखेंगे पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे थे। कई सारे आप देखेंगे यहाँ पे हमने देखा हुआ थी कि 1900 जब हमने बात की हुई थी असहयोग आंदोलन की, तो हमने कहा हुआ था कि जब साइमन रिपोर्ट आई तो साइमन रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 148 से 50 के बीच में, 148 से 144 से 50 के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कब तक हुए, 1922 से लेकर 1928 तक, ठीक है, 1928 तक। तो ये साइमन रिपोर्ट यहाँ पे ऑफिशियली जो है वो अनाउंस करती है कि कई सारे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए, तो पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में ये जो स्वराज पार्टी थी वो असफल रही थी। तो ये सारी कमजोरियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कमजोरियां हैं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वराजवादी की कमजोरियां हैं।
परिवर्तन विरोधी के रचनात्मक कार्य देख लेते हैं एक बार भाई, क्योंकि अब उनका समर्थन हमने देख लिया किस तरह से वो कर रहे थे, अब इनका भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। अ, रचनात्मक कार्यों में देखें क्या है, परिवर्तन विरोधियों के जो कि विधान परिषदों में प्रवेश नहीं चाहते हैं। सबसे पहला, देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना करना, और गुजरात के खेड़ा एवं बारदौली क्षेत्रों में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए। अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, जहां विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय सराहनीय प्रयास किए गए, कई सारे प्रयास चलते रहे यहाँ पे। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायता देना। ठीक है, इनको जो है सहायता प्रदान की गई। तो तमाम सारे यहाँ पे देख रहे हैं कार्य किए गए। अब ये सारे कार्य आप देखना, आपने देखा हुआ था, हम समझा भी हुआ था कि असहयोग आंदोलन में भी थे। क्या क्या थे, खादी आश्रमों की स्थापना करना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाना, दिया जाना, या हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष करना, शराब और कपड़े का बहिष्कार, तमाम सारी चीजें हमने ये कहाँ पे देखी हुई थी, असहयोग आंदोलन में देखी हुई थी। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने आधार स्तंभ की भूमिका निभाई हुई थी। ठीक है, तो ये सारे कार्य करते हुए क्या किया, एक जो आप कह सकते हैं आधारशिला असहयोग आंदोलन की, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो एक आधारशिला थी वो यहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी। तो ये सारे परिवर्तन विरोधियों के कार्य थे, और हमने स्वराजियों के कार्य देख लिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे आपको देखने मिले। थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं, रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन कर लेते हैं जो कि ये परिवर्तन विरोधियों द्वारा किए गए थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, अंसारी, तो ये परिवर्तन विरोधी जो कि वो काउंसिल में प्रवेश नहीं चाहते थे। तो इनके रचनात्मक कार्यों की आलोचना हम थोड़ा सा कर सकते हैं यहाँ पे, प्रवेश नहीं चाहते थे। क्या क्या है यहाँ पे देखो एक बार फटाफट। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी निम्न मध्य वर्ग एवं समृद्ध किसान ही लाभान्वित हुआ था। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी एकदम से, आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में ही ऐसे कार्य किए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम सिर्फ शहरों में ही किए गए थे, समृद्ध किसानों को ही इससे सहायता मिली हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र के या नीचे तबके के लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाए थे। यह कह सकते हैं ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में या नीचे तबके के लोगों के पास में नहीं पहुंच पाए थे ऐसे कार्यक्रम। ठीक है, या उनके बीच में नहीं चलाए गए थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और खादी का लोकप्रियता जो थी वो भी काफी मुश्किल में थी, क्योंकि भाई आप खादी थोड़ा सा महंगा था, मेहनत करनी पड़ती थी। और अगर आप कह सकते हैं, अगर ये कहे कि खादी बनाने में बहुत टाइम लगता था, जब उसी को बनाता रहेगा कोई इंसान, हाँ मेहनत लगती थी, तो वो दूसरा कब करेगा जाकर, तो दूसरा कार्य करने में मुश्किल हो रही थी। तो खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य थी। हर लोग क्या है, अब बात ये थी लोकप्रियता तो मुश्किल कार्य थी, दूसरा एक था भाई इसको बहुत टाइम लगता था बनाने में। ठीक है, खादी को चरखा बुनो काटो, इसके काटते रहो, बुनते रहो उससे, तो इससे क्या है, दिक्कत होती थी। तो लोग भाई जब बनाता रहेगा, जब खादी बनाता रहेगा तो भाई वो दूसरा काम करेगा, तो ये भी मुश्किल काम था। दूसरा इसमें एक और डिफेंडर की तरह काम करना था, क्योंकि जो आयातित कपड़े थे वो खादी की तुलना में कैसे थे, खादी की तुलना में सस्ता था। ठीक है, तो आयातित कपड़े की तुलना में काफी ज्यादा खादी महंगी थी। महंगी जो थी खादी, कैसी थी, महंगी थी। और दूसरी बात हमने ये भी देख ली कि आयातित कपड़े की तुलना में ये मतलब सस्ता नहीं था, आप ऐसा कह सकते हो। एक और यहाँ पे आलोचना हम लोग कर सकते हैं कि छुआछूत के विरुद्ध, हाँ, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीनों तथा कृषक तथा मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। तो ये एक रचनात्मक कार्य जो किए गए सिरे, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे शहरी मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या समृद्ध किसानों के बीच में ही ऐसे चलन में आए हुए थे। छुआछूत के विरुद्ध कोई संघर्ष या कह सकते हैं मैं भूमिहीन या कृषक मजदूर की आर्थिक दिशा में या दशा में, सॉरी, कोई सुधार जैसे प्रयत्न नहीं किए गए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी आपसे अगर रचनात्मक कार्य उल्लंघन की बात करें तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट क्या है यहाँ पे, यद्यपि ये कहना कि ये रचनात्मक कार्य ठीक से नहीं हो पाए,
गलत है। ये स्वराजियों और परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा तथा कार्यशैली भिन्न भिन्न थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखना या सहयोग बनाए रखा। नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहां कहीं भी अवसर मिला, एक दूसरे का उन्होंने सहयोग किया हुआ था। तो ये कहना कि बिल्कुल से कि भाई कोई कार्य नहीं किया गया, इन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए, बिल्कुल ही गलत है। दोनों ने सहयोग दिया हुआ और एक तरह से ये कह सकते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार की हुई थी इन्होंने, और जो आंदोलन चल रहे थे उनको जिंदा रखा हुआ था। फिर वो चाहे स्वराजियों की बात करें या परिवर्तन विरोधी की बात करें, दोनों ने बराबर का हिस्सा एक तरह से समन्वय बिठाते हुए, सहयोग करते हुए एक साथ में क्या किया हुआ था, संघर्ष की जो शुरुआत थी या कैसे आंदोलन जो है वो जारी रखा हुआ था। तो ये इस तरह से ये सारे मुद्दे यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। तो स्वराज पार्टी और इस परिवर्तन विरोधी हमने देख लिया हो, ठीक है, स्वराज और परिवर्तन विरोधी, तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए। और कल हम लोग जो बात करने वाले हैं, कल हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे। और कल हम साइमन देखेंगे, साइमन रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट, फिर इसके बाद में जो नेहरू रिपोर्ट देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेंगे यहाँ पे जिन्ना की जो 14 मांगे थी, ठीक है, जिन्ना की 14 मांगे थी, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। और इसके बाद में तमाम सारी चीज़ें फिर हम लोग बात करेंगे। सविनय अवज्ञा की जो पृष्ठभूमि है, फिर इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग सांप्रदायिक पंचांग के आगे बढ़ेंगे, तो ये मुद्दा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो हमने मित्रों यहाँ तक बात कर ली, स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी की बात कर ली हुई। कल हम लोग यहाँ से बात करेंगे साइमन कमीशन और उसका विरोध, नेहरू रिपोर्ट, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिर सविनय अवज्ञा पृष्ठभूमि या 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। सॉरी, वो देखो एक गलत हो गया, 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग, इसको हम लोग देखेंगे आगे। और फिर इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन, फिर इन्होंने समझौता, फिर अब अज्ञा का मूल्यांकन कर लेंगे, इसके बाद में 19 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा तुलना भी देख लेंगे, कराची अधिवेशन 1931 की बात कर लेंगे। और ये तमाम सारे यहाँ पे द्वितीय चरण ये देखेंगे, सांप्रदायिक निर्णय 32, हरिजन अभियान, बहस, भारत सरकार ने 1935, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ से, और इस पे हम लोग बात करने तो एक तो फेज हमारा निकल गया यहाँ से, ये वाला फेज। अब दूसरा जो फेज है मित्रों, वो क्या फेज है, ये यहाँ पे नागरिकता का विकास किस तरह से हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, तमाम सारी चीज़ें इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। लाइक और शेयर तो बनता है, एक बार इसको करते रहिए आप लोग। कमेंट भी करते रहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, इसमें सुधार की आवश्यकता गुंजाइश होगी वहाँ पर सुधार किया जाएगा। और आप लोगों के साथ में मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं AMR10 के साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।